Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operation Research. आज ऑपरेशन रिसर्च का 17th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लास्ट लेक्चर 16th लेक्चर में मैंने एक पार्ट जो आपके कोर्स के देयर वर 3 मेजर पार्ट्स. इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट ज़्यादा लेंथी था, देन स्मॉल पार्ट ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पे, एंड देन लास्ट पार्ट जो था वो आपके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि आपका ओआर का कंप्लीट कोर्स जो है 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने ख़त्म कर लिया था 15th लेक्चर में, और 16th लेक्चर जो था वो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज करवाए थे. आज के लेक्चर में हम दूसरा पार्ट जो है कोर्स का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, जो कि स्पेशल टाइप है एलपी प्रॉब्लम्स का, लीनियर प्रोग्राम मॉडल्स का, उसको हम स्टडी करेंगे. और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है ये ओआर की वैसे तो हर प्रॉब्लम ही फिजिकल रियल वर्ल्ड से आती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने ट्रैवल करना है विद इन योर रिसोर्सेज टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, जिस एग्जांपल से मैंने स्टार्ट भी किया था, तो हाउ टू मैनेज योर ट्रिप, ट्रैवल ट्रिप, और how to manage your if you are owner of a factory or something, you are producing something and you want to provide your product to several places in your country or in your world or in your region, तो किस तरह से जो है कॉस्ट, जाहिर बात है कि ट्रांसपोर्ट अगर करना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेसेस, तो हमें जो है कॉस्ट ज़हन में रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे मैं किस डेस्टिनेशन पे मेरी कितनी कॉस्ट पड़ती है, और मैं चाहूँगा कि मेरी कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो. ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम कमोडिटीज़ की ट्रांसफॉर्म या ट्रांसपोर्ट पे ही जो है सिर्फ कंसिस्ट नहीं करते. आज के लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स को डिटेल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, पहला बात ये करनी है. सेकेंड पार्ट में फिर हम ये करेंगे कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हमेशा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो निकालने के लिए हम सिंप्लेक्स मेथड को किस तरह अप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें चाहिए होंगी. वो टर्मिनोलॉजीज हम जो है आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कंप्लीट टेबल जो है वो हमें नहीं बनाना पड़ेगा. वी विल फिगर आउट सम स्टेप्स और सम टर्मिनोलॉजीज बाय विच यूजिंग वी कैन हैव द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम. और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन कमोडिटीज टू द सर्टन डेस्टिनेशन सिर्फ यही नहीं है. We will see in this lecture that many other problems can be solved or viewed as a transportation problem. ठीक है, उनको थोड़ा सा modify करना पड़ेगा, तो वो हमारा exactly transport problem में transform हो जाएंगे कि we have the sources or we have the sources and we have the destinations and we have to take our product or commodities from the sources to the डेस्टिनेशंस. ये नेक्स्ट 2, 3 या 4 लेक्चर्स में हमारा जो है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स रहेंगे, और असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है. और ये दोनों किसकी स्पेशल टाइप है? एलपी, लीनियर प्रोग्राम मॉडल्स की जो है लीनियर प्रोग्रामिंग की स्पेशल टाइप हैं. दोनों ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम भी और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी, इनको जो है हमने आज के लेक्चर में और इस पार्ट में जो है वो स्टडी करना है, जो कि 5 या 6 लेक्चर्स का पार्ट होगा आपका इस ओआर के कोर्स का. और एट द एंड थर्ड पार्ट जो लार्ज सेक्शन है, देयर वर 2 लार्ज सेक्शन ऑफ योर कोर्सेज. द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सेकंड पार्ट जो कि स्मॉल सेक्शन है, 5 या 6 लेक्चर्स इस पे मैं कंसिस्ट करूंगा, लगाऊंगा इस पे ट्रांसपोर्ट और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पे. देन वी विल गो टू द नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम एंड सम अदर इंटीजर ऑर्डर प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सिर्फ जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये कंप्लीट खुद से एक इंडिविजुअल सब ब्रांचेज हैं ओआर की, लेकिन हम जस्ट इंट्रोडक्टरी जो है वो टेक्निक्स जो हैं वो सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज टुडे वी आर हैविंग द 17th लेक्चर. 17th लेक्चर है आपका. पहली स्लाइड पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम
The name comes from the majority of the application which deals with the transporting goods optimally. Of course हम goods को transport करना चाहते हैं cost कम करके, otherwise अगर cost कम नहीं करनी तो फिर OR का optimize, क्योंकि हर दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी अगर वो I'm going to spend some money तो कम से कम मनी अपनी स्पेंड करके मैं किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेसेसिटीज़ जो है वो ले सकता हूँ. अगर मैं कोई चीज़ सेल आउट कर रहा हूँ तो मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहूँगा, इसीलिए तो हम और डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं ये पढ़ रहे हैं. द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज अ स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्राम्स दैट डील्स विद शिपिंग अ कमोडिटी. कमोडिटी कहते हैं वट एवर थिंग यू आर प्रोड्यूसिंग और समथिंग यू हैव टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम सोर्सेज. सोर्सेज हम कहते हैं फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, और टू डेस्टिनेशंस. किन को ट्रांसपोर्ट हमने करना है? सम कमोडिटी टू सम डेस्टिनेशंस, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज. लार्ज वेयर हाउसेज फैक्ट्रीज के कोरस्पॉन्ड होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट जो है सेव रखते हैं. अब सिटी में या रीजन में अवेलेबिलिटी देखते हुए, डिमांड देखते हुए वो अपने वेयर हाउसेज से अपना माल जो है, जो प्रोडक्ट जो है वो निकालते रहते हैं. ठीक है. The other type of problems are the assignment problems. The assignment problem involves such applications as assigning people to tasks. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था last lectures में. Although its applications appear to be quite different from those for the transportation problem, we shall see that the assignment problem can be viewed as a special type of transportation problem. So transportation problem या ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिदम जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ फिजिकली ट्रांसपोर्ट कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करने का ही नहीं सिर्फ प्रॉब्लम्स को डील करेगा. इट विल डील विद द लार्ज क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी considered as a special type of transportation problem. ठीक है. I have written a remark. Application of the transport and assignment problems tend to require a very large number of constraints. ये हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि सिंपल एप्लीकेशन हम कंसिडर करेंगे अपने लेक्चर्स में, लेकिन उनके कंस्ट्रेंट्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट जो है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टॉपिक्स जो है. कंस्ट्रेंट हमारे आज के और ऑनवर्ड्स 4-5 लेक्चर जितने हैं उसमें कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे. ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं. फॉर द टाइम बिंग इतना ही आपको जो है बताना मैंने. और वेरिएबल्स भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा होंगे. वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होंगे. सो वी विल जस्ट लर्न द टेक्निक्स. आफ्टर दैट व्हेन एवर वी हैव टू अप्लाई दीज टेक्निक्स टू द फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जिनमें सपोज 20 आपके पास जो है वो वेरिएबल्स हों और 30 आपके पास इक्वेशन हो, देन ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू डू योर कैलकुलेशंस बाय हैंड. देयर आर सॉफ्टवेयर available. You can write your own program in any language, for example in MATLAB or in C++ or whatever, but you should know how to solve this one. You should have the steps so that you can write down your program for solving a particular physical world problem which you face in your social or real life. So a straightforward computer application of the simplex method may require an exorbitant computational effort. Transport problems का ये जो है एक ड्रॉबैक है कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एफर्ट बहुत ज़्यादा है. आपको मशीन को चाहिए होगी, आपको नहीं. ज़ाहिर बात है कि आप तो नहीं करेंगे, मशीन करेगी. अब इसका एक फॉर्चुनेटली एक बेनिफिट भी हमें है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में जो है वेरिएबल्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन कंस्ट्रेंट्स में इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल्स की सबकी नहीं होती. फॉर्चुनेटली अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द AIJ coefficients in the constraints are 0. ठीक है. And the relatively few non-zero coefficients appear in the distinctive pattern. As a result, it has been possible to develop special streamlined special algorithm for the transport and assignment problems that achieve dramatic computational savings
by exploiting this special structure of the problem. अब साइंटिफिकली जिस भी प्रॉब्लम में आपके जीरोस आ रहे हो ज्यादा मैट्रिसेस में, उनको हम स्पार्स कहते हैं। और स्पार्स प्रोग्रामिंग के लिए एक अलग बिल्कुल से टेक्निक होती है, एल्गोरिदम्स अलग होते हैं, ताकि हम जीरो से मल्टीप्लाई करना हो मशीन ने तो वो टाइम ही वेस्ट करेगी ना। जीरो से मल्टीप्लाई कोई भी रियल नंबर होगा वो जीरो ही आएगा। तो हम स्पार्सनेस जहाँ जहाँ पे नेचर होती है मैट्रिसेस की, तो प्रोग्राम ऐसा एल्गोरिदम ऐसा डेवलप करते हैं कि वो जीरोस वाली टर्म्स को कंसिडर ही ना करें। तो ट्रांसपोर्ट और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी हम ऐसी टेक्निक्स डेवलप करेंगे जो कि ये जो नेचर है इन प्रॉब्लम्स की कि ज्यादा कंस्ट्रेंट में AIJ जो कोफिशिएंट है आपका डिसीजन वेरिएबल का वो जीरोस हैं मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स में, तो हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करेंगे एंड वी डेवलप न्यू एल्गोरिदम्स फॉर solving transport and assignment problems. Therefore, it is important to become sufficiently familiar with these special types of problems that can recognize them when they arise and apply the proper computational procedure. ये बड़ा important remark है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको recognize करने आना चाहिए आपकी मशीन को या आपको कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, सो दैट यू अवॉइड द कंप्यूटेशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो आपकी मशीन जो है वो इसको अवॉइड कर सके। ठीक है, लेट्स डिफाइन द ट्रांसपोर्ट मॉडल फॉर्मली। देयर आर m sources and n destinations, each represented by a node. सिंपल ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है उनको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये m आपके पास नोड्स होंगे, ये जैसे इस फिगर में मैंने बनाया हुआ है 1 2 अप टू सो ऑन m। सो दीज आर योर सोर्सेज। ठीक है, यूनिट्स ऑफ सप्लाई भी आप इसे कह सकते हैं, और दीज आर योर फैक्ट्रीज और वट एवर इट इज, बट यू हैव टू ट्रांसपोज some commodity from these sources to the destinations. अब ये destinations जो है इनको भी एज अ नोड मैंने ग्राफ में दिखाया गया 1 2 अप टू सो ऑन, वी हैव n destinations जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये नोड्स जो हैं सोर्सेज और डेस्टिनेशंस जो हैं ये आपस में आर्क्स से ज्वाइन किए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रॉम सोर्स 1 we can go to destination 1 2 and n, maybe यहाँ पे different arcs now, maybe source 3 पे हम फैक्ट्री जो है हमारी इस तरह की पोजीशन पे है कि हम सोर्स 3 से सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 3 पे कोई वे आउट ना हो डायरेक्टली पहुंचने का फ्रॉम दिस सोर्स टू द डेस्टिनेशन 3। तो जिस सोर्स और जिस डेस्टिनेशन के दरमियान we can transport our product or commodity, there will be an arc between that source and the destination. अब जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कोई चीज, फॉर एग्जांपल हमने इस्लामाबाद से लाहौर कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो कॉस्ट करती है, उस कॉस्ट को जो है हम C11 कहेंगे। फॉर एग्जांपल C11 कॉस्ट को CIJ से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर CIJ रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग योर कमोडिटी फ्रॉम सोर्स I टू डेस्टिनेशन J। अगर सोर्स I इक्वल्स 1 है, J इक्वल्स 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? C11 बन जाएगा। द कॉस्ट, और ये एक रियल नंबर होगा, इनफैक्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा। C11 व्हाट डज इट मीन? द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग योर कमोडिटी फ्रॉम source 1 to destination 1, so on and so forth. So this is the transport problem in general. The transport, the arcs represents the routes linking the sources and the destinations. Arc IJ joining source I to destination J carries two pieces of information. The transportation cost per unit, CIJ जो मैंने explain कर दिया आपको, the amount shipped, कि भाई कितनी अमाउंट हम शिफ्ट कर रहे हैं,
हम एक टन अमाउंट कोई भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से लाहौर वीट अगर भेज रहे हैं तो 1 टन भेज रहे हैं इस्लामाबाद से लाहौर, 2 टन भेज रहे हैं, 10 टन भेज रहे हैं, 100 टन भेज रहे हैं. सो एवरी आर्क बिटवीन अ सोर्स एंड destination will have 2 numbers, very important numbers related to each arc. Cij, cost per unit of transporting commodity from source to the destination, and Xij, which is the amount of commodity you are shipping or transporting from source S to destination T. The objective of the model is to determine the unknowns. Objective obviously ये है कि determine किया जाए unknowns, आपके ये decision variables हैं, that will minimize the total transportation cost. तो transportation problem जो होंगे वो हमेशा minimization के problem होंगे, while satisfying all the supply and demand restrictions. डिमांड है, सप्लाई है, तमाम रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे और आपका जो है मिनिमाइज करना चाह रहे हैं हम कॉस्ट को. तो अब आपने जो सिंप्लेक्स मेथड हमने किया था उसके मिनिमाइज प्रॉब्लम की ट्रांसपोर्ट और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में अपने ऑप्टिमलिटी और फिजिबिलिटी कंडीशन जो है अपने जहन में रिकॉल कर लेनी है. ठीक है, वी विल यूज इन दीज लेक्चर्स, और ये हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी. एक एग्जाम्पल से मैथमेटिकल मॉडलिंग पहले करने की कोशिश करते हैं कि एलपी प्रॉब्लम जो है ट्रांसपोर्ट मॉडल का वो किस तरह का बनेगा. ये एग्जांपल जो मैंने ली हुई है इसमें एमजी ऑटो कंपनी है, एक हैज 3 प्लांट्स, 1 इन लॉस एंजल्स, दूसरा इन डेट्रॉयट एंड तीसरा इन न्यू ऑर्लियंस. अगर अमेरिकन बोलेंगे तो ये बोलेंगे सिटी का नाम न्यू ऑर्लियंस, लेकिन क्योंकि ऑर्लियंस जो है ये एक फ्रेंच सिटी है और फ्रेंच जो है आई एम स्पीकिंग द नेम ऑफ दिस सिटी इन फ्रेंच एक्सेंट, न्यू ऑर्लियंस. एंड 2 मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, 2 मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं डेनवर में और मियामी में. इसका मतलब है डेनवर और मियामी में डिमांड होगी कार्स की जो कि हमने पुल करनी है, फिल करनी है किससे, लॉस एंजलिस, डेट्रॉयट और न्यू ऑर्लियंस में जो हमारी फैक्ट्रीज हैं कार्स मैन्युफैक्चर करने की उससे. अब आगे इंफॉर्मेशन दी है, द कैपेसिटीज ऑफ द 3 प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर. एक ईयर को जो है हमने क्वार्टर्स में 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. क्वार्टर का कैपेसिटी जो है लॉस एंजल्स की कैपेसिटी 1000 कार्स की है, डेट्रॉयट की 1500 कार्स मैन्युफैक्चर करने की है और न्यू ऑर्लियंस की 1200 है. The quarterly demands at the 2 distribution centers is 2300 cars demand है डेनवर में और 1400 cars demand है मियामी में. The mileage chart between the plants and the distribution centers is given in the table below. अब mileage chart जो है ये यहाँ इस टेबल में दिया गया है. ये टेबल किस तरह हमने पढ़ना है कि लॉस एंजल्स और डेनवर के दरमियान डिस्टेंस जो है 1000 माइल्स है, क्योंकि ये माइल्स में डिस्टेंस. डेट्रॉयट और डेनवर में 1250 माइल्स हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज. न्यू ऑर्लियंस में और डेनवर में 1275 माइल्स जो है ये डिस्टेंस है. सो ऑन है, सो फोर्थ. लॉस एंजलिस और मियामी में डिस्टेंस जितना है 2690 माइल्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरह आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. The trucking company in charge of transporting the cars charges 8 cents per mile per car. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी एक कार जो है वो लॉस एंजल्स से डेनवर पे जाती है तो 1000 इंटू 8 सेंट्स ऑफ इतने डॉलर जो है वो कॉस्ट आएगी. 1000 माइल डिस्टेंस है ना बिटवीन लॉस एंजल्स एंड डेनवर, तो हर माइल पे 8 सेंट्स वो लेती है. ये एक कार के लिए कितना बनता है मेरा 20, यहां से ये 80 बनता है, $80 एक कार के लिए. ठीक है, तो मैं ये इंफॉर्मेशन जो मुझे दी गई है कि 8 सेंट्स पर माइल जो है ट्रांसपोर्टिंग कंपनी का इंचार्ज जो है वो चार्ज करता है.
the transportation cost per car on the different routes rounded to the closest dollar से राउंड करना मैंने, are given in the table. अब ये दिया, ये टेबल इनफैक्ट आपको जब मैं इवैल्यूएशन करूंगा तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया गया होगा, तो आपने ये टेबल खुद से कंस्ट्रक्ट करने हैं. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज टेबल्स. अब ये टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया, जैसे मैंने आपको लॉस एंजल्स से डेनवर तक का बता दिया कि एक कार अगर ट्रांसपोर्ट करें तो $80 जो है वो कॉस्ट आती है, $80. सिमिलरली 1250 को 8/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 आएगा. नियरेस्ट जो है इंटीजर तक हमने आंसर लेना है. सो कॉस्ट पर कार, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन कार फ्रॉम वन डेस्टिनेशन from one source to the destination is given by this table. और ये टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है ये मैंने आपको समझा दिया एक एग्जांपल लेके. इसी तरह जो है डेट्रॉयट से, फॉर एग्जांपल डेट्रॉयट से डेनवर तक $100 पर कार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. डेट्रॉयट से मियामी पे 108 है, न्यू ऑर्लियन से डेनवर पे 108 है, न्यू ऑर्लियन से मियामी पे $68 जो है. अब हम चाहते हैं कि इसको मिनिमाइज किया जाए, इस जो है ना कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनिमाइज किया जाए, और ये जो हमें प्रोडक्शन और डिमांड जो है, इन अदर वर्ड सप्लाई और डिमांड जो है वो हम मीट भी करें. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमेशा हम ये क्या करेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि XIJ, ये मैंने आपको बताया था कि ये हर ट्रांसपोर्टेशन, अब ये मैं सपोज कर सकता हूं कि ये लॉस एंजल्स, डेनवर और न्यू ऑर्लियन. डेट्रॉयट यहाँ पे डेनवर है, DEN, क्योंकि दोनों D से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर सकता. तो आई कैन रिप्रेजेंट माई दिस मॉडल इनटू नोड्स. जैसे मैंने पहले कहा था, लॉस एंजल्स से डेनवर तक कॉस्ट कितनी आ रही है, CIJ 80 आ रही है, 80, और ट्रांसपोर्ट कितना करना है हमने, X11 इज द वेरिएबल विच वी हैव टू डिटरमिन कि हाउ मैनी कार्स वी हैव टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लॉस एंजल्स टू द डेनवर. ये तो सॉल्व करने से पता चलेगा ना. अब XIJ representing in this particular example the number of cars I transport from source I to destination J, XIJ. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे वेरिएबल्स कितने होंगे. लेट्स काउंट आवर वेरिएबल्स. X11 ये अगर 1 पोजीशन है, X12 हर सोर्स के कोरिस्पोंड मेरे पास 2 डेस्टिनेशन है, तो सो आई कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लॉस एंजल्स टू डेनवर और लॉस एंजल्स टू मियामी. तो हर सोर्स के कोरिस्पोंड 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं. तो मेरे वेरिएबल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6. I will have my 6 different variables corresponding to Detroit to, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको अगर नोड 1 नाम दूं, इसको नोड 2, इसको नोड 3, इसको डेस्टिनेशन 1, इसको डेस्टिनेशन 2. तो X11 X12 तो मैंने पहले ही कर लिया, ये X21 होगा और ये क्या होगा, X22. सिमिलरली यहां से यहां तक इसको मैं क्या कहूंगा, X31, और यहां से यहां तक जो मेरा आर्क है इसको मैं क्या कहूंगा, X32. सो दीज आर माय डिसीजन वेरिएबल्स एंड व्हाट आई हैव टू डिसाइड कि कितनी कितनी कार्स जो है मैंने ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इनका जो है कैपेसिटी सप्लाई भी मुझे दी गई है और डिमांड भी दी गई है. ठीक है, अब क्या है कि मैंने कितना, सपोज ये X11 मैंने डिसाइड कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम
डेस्टिनेशन 1 टू फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 1, तो $80 पर कार अगर टैक्स था, कॉस्ट थी, तो अगर X11 कार्स मैं ट्रांसपोर्ट करता हूं फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 1, तो कॉस्ट कितनी होगी 80 इंटू एक्स. नेक्स्ट X12 215 into this number, the number of cars I am transporting from source 1 to the destination 2. इसीलिए यहाँ पे 1 2 टेबल में 1 2 3 लिखा हुआ है. तो my total cost will be minimize. I have to, my objective function is always minimization in the transportation problem. Minimize Z equals 80x11, which is the cost of transporting the number of cars, which is x11 from the source 1 to destination 1, plus the number of cars which I transport from source 1 to destination 2, और per car जो है उसकी cost ये है 215. फिर the number of cars which I transport from source 2 to destination 1, और उसकी कॉस्ट क्या है 100, so it will be 100. इस तरह ये आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है बना लेंगे. अब ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मैंने लिखने हैं. अब डेस्टिनेशन 1 से कितनी कार्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, X11 और X12, इन दोनों का सम जो है वो टोटल सप्लाई, टोटल प्रोडक्शन जो है लॉस एंजल्स की, उसके इक्वल होना चाहिए ना. सो X11 प्लस X12, द नंबर ऑफ कार्स विच आई ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डेस्टिनेशन 1 शुड बी इक्वल्स द टोटल कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द कार्स एट लॉस एंजल्स, जो कि मेरी डेस्टिनेशन 1 है. सो माई फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज X11 plus X12 equals 1000. My second constraint in the same way is X21 plus X22 equals 1500. और ये किस तरह मैंने डेट्रियॉट मेरी सेकंड पोजीशन है, यहाँ से number of cars which I transport I am representing by X21 to Denver and X22 to Miami. So the sum of these two cars which I am transporting from destination 2 should be equals the total capacity of the destination 2, the total capacity of producing the cars at destination 2. So X21 plus X22 equals 1500. X31 plus X32 equals 1200, क्योंकि कैपेसिटी जो थी न्यू ऑर्लियां पे कार्स की वो 1200 थी कि 1200 इन अ क्वार्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब मेरे इन डेस्टिनेशन डेनवर और मियामी पे डिमांड कितनी थी, आई एम गोइंग टू राइट कितनी कार्स मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, X11, X21, X31, ये डेस्टिनेशन 1 पे आ रही हैं. सो सम ऑफ ऑल दीज शुड बी इक्वल्स 2300, विच इज द डिमांड एट द डेनवर. ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर transport model. X12 plus X22 plus X32 equals 1400 and all the variables are greater than or equal to 0. I equals 1 2 3, J equals 1 2. तो आप देख रहे हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास ये सिंपल से प्रॉब्लम के लिए we have 6 variables हमारे पास आ गए. And how many equations we have? 1 2 3 4 5 and we have 5 equations. और हमारे पास 5 इक्वेशन है, ऑल्दो वी हैव वेरी सिंपल प्रॉब्लम. अब इस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को हम एक खास टेबल में लिखा करेंगे. वो टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैंने यहाँ पे दोबारा वही एलपी मॉडल जो लास्ट स्लाइड में मैंने कंस्ट्रक्ट किया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है इसको मैं एक खास टेबल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ. The LP model can be solved by simplex method. अब आप इमेजिन करें कि ये इक्वलिटी है. अगर सिंप्लेक्स मेथड जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पार्ट 1 ऑफ द कोर्स में स्टडी किया है उसके लिए हर किसी में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल R1,
ऐड करना पड़ेगा टू हैव अ बेसिक स्टार्टिंग सोल्यूशन R3 प्लस R4 प्लस R5। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स और बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में देखें 6 वेरिएबल हैं, कंस्ट्रेंट में मैक्सिमम 3 वेरिएबल अवेलेबल हैं, 3 अवेलेबल मैक्सिमम 3 जो कि इन 2 कंस्ट्रेंट्स में है, बाकी में तो 4 वेरिएबल हैं ही नहीं। सो फर्स्ट स्टेप इज आई विल लर्न टू मेक अ टेबल, स्पेशल टेबल फॉर द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। वो क्या है कि mg ट्रांसपोर्ट मॉडल जो है उसको इस तरह भी, जो जितनी ये इंफॉर्मेशन मैंने दी गई है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि इसको किस तरह कि आप सोर्सेज अपने इधर लिख लें, दीज आर माई सोर्सेज एंड दीज आर माई डेस्टिनेशंस। अब सोर्सेज जो है वो आपकी रोज बन गई हैं आपके इस टेबल की, और डिमांड डेनवर मियामी जो डेस्टिनेशंस हैं वो आपके डेस्टिनेशंस बन गई हैं। अब डेस्टिनेशंस पे एक लॉस एंजल्स सोर्स की कितनी कैपेसिटी थी, 1000 कार प्रोड्यूस करने की, तो मैंने सप्लाई का यहाँ पे एक कॉलम बनाया और 1000 कार्स वहां पे लिख दिए, टोटल सप्लाई एट सोर्स 1। ठीक है, डेट चार्ट सप्लाई नंबर सोर्स 2 है, तो टोटल सप्लाई इसकी 1500 थी, वो मैंने सप्लाई के अंदर, सप्लाई के कॉलम के नीचे मैं सारे जो इनकी कैपेसिटी होगी वो मैं लिख लिया करूंगा। सिमिलरली डेनवर जो है, डेनवर की टोटल डिमांड कितनी है कार्स की, 2300, तो डिमांड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने 2300 यहाँ पे लिख दिया। मियामी में कितनी है 1400, तो 1400 मैंने इस तरह लिख दिया। अब हर ये मैंने टेबल एक बनाया हुआ है, इस टेबल में ये जो एंट्री है, सॉरी ये जो एंट्री है, ये एंट्री रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 कार, $80 मैंने यहां पे लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 कार फ्रॉम लॉस एंजल्स टू मियामी 215 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, सो एंड सो फोर्थ। अब क्या है कि ये X11 क्या है, द नंबर ऑफ, हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, लेकिन X11 जितनी कमोडिटी में ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं उसको मैं हमेशा इस टेबल के इस तरफ लिखा करूंगा। सो दिस टेबल रिप्रेजेंट्स all the information, in fact this table contains the constraints as well as my objective function implicitly. Explicitly तो नहीं ना लिखा हुआ, explicitly तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है और ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको सिखा भी दिया था। लेकिन अब ये टेबल जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, this table contains all the information, about our transport problem। इसी टेबल पे हम काम किया करेंगे और इसी टेबल पे हम मैक्सिमाइज तो नहीं ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता, मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज किया करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से और इसी टेबल को यूज किया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है मैंने एक स्लाइड जिसमें जनरली जो है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है उसका टेबल जो है वो बनाया हुआ। C11 these are the sources, this is the demand, ये डिमांड है आपकी, these are the supplies, total supplies from these sources, and destinations जो हैं वो आपकी ये हैं। You have n destinations, you have m sources and destinations, and each small square corresponding to 1 representing C11 and X11, C12 and X12. C12 is the cost of transporting 1 unit from source 1 to the destination 2, और ये total supply है source 1 पे, whatever that commodity is, total supply at source 2 and so on and so forth, total supply at source m। ये total demand at destination 1, total demand at destination 2 and so on and so forth, total demand at destination n।
इफ xij इज अ बेसिक वेरिएबल, xij जो है द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी विच वी आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द ith सोर्स टू द jth सेक्शन। और ये भी जब मैं सिंप्लेक्स से इसको सॉल्व किया करूंगा, हर स्क्वायर में मैं ये एंट्री जो है, ये एक एंट्री, इसको फिजिकली वी विल सी इट लेटर कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल ट्रांसपोर्ट, अ टेबल correspond to a general transport problem which have m sources and n destinations। अब वो जो एग्जांपल हमने ली थी, सपोज कि हिट एंड ट्रायल करते हैं, अभी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं करते, उसका टेबल ये ट्रांसपोर्ट टेबल ये मैंने बनाया था, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि कॉस्ट मैं मिनिमाइज करना चाहूं, तो डिमांड मेरी जो है वो डिमांड डेनवर पे 2300 कार्स की है, मियामी पे 1400 कार्स की है। तो ये तो छोटा सा टेबल है ना, मुझे नजर आ रहा है, आई कैन डिसाइड बाय सीइंग, देखते ही मैं डिसाइड कर पा रहा हूं कि मैं जो है मिनिमम कॉस्ट किस रूट की है, उस रूट से मैं मैक्सिमम अपनी कार्स जो है ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व करना सिखा रहा हूं, लेकिन इसका हम एल्गोरिथम जो है वो डेवलप करेंगे। अब मिनिमम कॉस्ट अगर मैं सबको देखूं 80, 215, 100, 108, 102, 68 इज द मिनिमम। सो 68 पे मैं देखूंगा कि डेस्टिनेशन कौन सी पे $68 पर कार मेरी कॉस्ट आ रही है, वो मियामी पे आ रही है। सो आई विल गिव मैक्सिमम टू दिस X32 number. So my X32 is 1200। 1200 जितनी सप्लाई है ना, वो सारी की सारी मैं मियामी पहुंचा दूंगा, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट है मेरी, ठीक है। तो जब 1200 इधर पहुंच जाएंगी तो इधर डिमांड कितनी रह जाएगी, द न्यू डिमांड विल बी 200, ठीक है। अब उसके बाद मैं देखूंगा कि ये अब यहां पे न्यू ऑर्लियन में तो कोई राह ही नहीं ना, सारी की सारी कार्स जो है मैंने सप्लाई जितनी थी वो सब की सब भेज दी, तो ये इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। ये वैसे इनफॉर्मली मैं बता रहा हूं क्योंकि टेबल छोटा सा है, वी कैन डू इट। अब इसके बाद मैं देखूंगा बाकी जो मेरे रिमेनिंग है उनमें मिनिमम कौन सी वैल्यू है, मिनिमम क्या है, 80 वैल्यू है। तो 80 यहां पे मैं देखूंगा कि 80 पे कितनी जो है मैक्सिमम मैं कार्स जो है वो दे सकता हूं, ठीक है। वो मैं मैक्सिमम कार्स सप्लाई मेरी 1000 है, और मैक्सिमम जो है वो मैं डेनवर की कैपेसिटी डिमांड कितनी है एट डेस्टिनेशन डेनवर, वो 2300 है। इसका मतलब है आई शुड ट्रांसपोर्ट 1000 कार्स फ्रॉम लॉस एंजल्स टू डेनवर, और मेरा X11 की वैल्यू जो है वो 1000 हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे कितनी रह जाएगी, 1300 की रह जाएगी डिमांड जो है, ठीक है। अब यहां पे मेरी सप्लाई 0 हो चुकी है, यहां भी सप्लाई 0 हो चुकी है, इसलिए मैंने ये क्रॉस किया था, मैं ये भी क्रॉस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आई कांट सप्लाई फ्रॉम लॉस एंजल्स टू मियामी। अब मेरे पास दो ही चीज जो है बॉक्सेस बचे हैं, उसमें से मिनिमम जो है वो 100 वाला है। अब डेट्रियट पे सप्लाई जो है वो 1500 है, तो मेरे यहाँ पे 1300 चाहिए, तो मिनिमम पे मैं मैक्सिमम कार्स जो है सप्लाई कर दूंगा। X21 जो है ये 1300 में कर दूंगा, सो दैट यहाँ पे मेरी डिमांड जो है 0 हो जाए। अब यहाँ पे मेरा 200 कार्स रह गई होंगी, 200 कार्स जो है वो एक ही मेरे पास रह गया है 108। मेरे आई हैव नो चॉइस to transport my 200 cars from Detroit to Miami, which also fulfills the demand, और डिमांड भी मेरी जो है 0 आ जाती है। So I have consumed, I have supplied everywhere the demand they are asking for, और मेरा कॉस्ट जो है वो मिनिमम कॉस्ट में ये है, ठीक है। ये तो हिट एंड ट्रायल से ही मैंने डिसाइड कर लिया ना, लेकिन इमेजिन करें कि एक प्रॉब्लम काफी बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें डेस्टिनेशन लेट से 100 है, और आपकी जो सोर्सेज हैं वो भी जो है लेट से 150 हैं, तो उसके लिए आप इस तरह देख के नहीं टेबल बना भी नहीं सकते और देख के नहीं कर सकते। यू हैव टू लर्न द
एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम लर्न करना यही हमारा ऑब्जेक्टिव है OR के कोर्सेज का। The optimal solution calls for shipping 1000 cars from Los Angeles to Denver, 1300 cars from Detroit to Denver, 200 from Detroit to Miami and 1200 from New Orleans to Miami। और यही मैंने आपको हमने देख के ये डिसाइड कर लिया। The associated minimum cost is this one। अब 1000 ये ट्रांसपोज करने की कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 इंटू 80, ये आएगा 80,000। ठीक है, इसी तरह सबकी एक कार की जो है कॉस्ट उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी जितनी कार्स हमने ट्रांसपोर्ट की हैं। 1000 इंटू $80, 1300 ट्रांसपोर्ट की $100 पे। ठीक है, 200 into 108, 1200 into 68, which turns out to be $313,200। ठीक है, और ये अगर मैं नोड और डेस्टिनेशन भी नोड की शेप में मेरी दी गई हैं और सोर्सेज भी इन द शेप ऑफ नोड ही मेरे लिखे हुए हैं, तो मैं अगर रिप्रेजेंट करूं दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, 200 ये ग्राफिकली भी जो है मैंने दिखाया हुआ। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल कि मैथमेटिकल मॉडल जो है वो किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रॉक्टर एंड P&T कंपनी इज कैंड पीज। कैंड पीज का क्या मतलब है कि बाहर यूएस में, यूरोप में, बल्कि पाकिस्तान में भी जो है आजकल जो है वो वेजिटेबल्स जो हैं वो कैन में प्रिजर्व की होती हैं, और लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वो कैंड जो वेजिटेबल्स हैं कि कौन छीले और कौन जो है बॉयल करे, वो एक कैन में बॉयल्ड होती हैं और वो आप क्विकली यूज़ करके जल्दी से अपनी वेजिटेबल्स हम या वट एवर जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो पीस को वो कैंड करते हैं। द पीस आर प्रिपेयर्ड एट 3 कैनरीज, और कैनरीज आर द प्लेसेस वेयर यू प्रिजर्व the vegetable in the canes near Bellingham, Washington, Eugene, Oregon and Albert Lee, Minnesota। ये यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये यूनाइटेड स्टेट का मैप भी जो है यहाँ पे मैंने स्लाइड पे दिखाया हुआ है। और ये सोर्सेज, कैनरी 1 दिस इज द फर्स्ट सोर्स, कैनरी 2 दिस इज द सेकंड सोर्स, then I have canary 3, this is the third source. These are the sources, S1, let's say S2, let's say S3, in 3 different states, and then shipped by truck to 4 distributing warehouses in the western United States। western United States में by road जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपके वेयर हाउसेज हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दी है। बिकॉज द शिपिंग कॉस्ट आर अ मेजर एक्सपेंस, मैनेजमेंट इज initiating a study to reduce them as much as possible। ये ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट जो है ये इनके बिजनेस में ज्यादा कॉस्टली है, उसी को वो मिनिमाइज करना चाहते हैं। फॉर द अपकमिंग सीजन एन एस्टिमेट हैज बीन मेड ऑफ द आउटपुट फ्रॉम ईच कैनरी। हर सोर्स का एस्टिमेट लगा लिया कि कितना आउटपुट हो सकता है नेक्स्ट सीजन के लिए। एंड ईच वेयर हाउस हैज बीन एलोकेटेड अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द टोटल सप्लाई ऑफ पीस। दिस इंफॉर्मेशन इन यूनिट्स ऑफ ट्रक लोड्स अलॉन्ग विद द शिपिंग कॉस्ट पर ट्रक लोड for each cannery warehouse combination is given by the table। इस टेबल में जब टेबल दे दिया जाए तो इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ईजी हो जाती है। अगर स्टेटमेंट से निकालनी हो तो फिर भी आपको सोचना पड़ता है कुछ, अगर टेबल दे दिया है तो फिर तो सीधा सीधा ही है। ये कैनरीज हैं 1, 2, 3, और ये शिपिंग कॉस्ट जो है वो वेयर हाउसेज की 1 वेयर हाउस, 2, 3, 4, और मैक्सिमम आउटपुट जो है कैनरी का सप्लाई, इन अदर वर्ड्स सप्लाई जो है वो टेबल का ये कि 75 टन्स में ही होगा, ये डॉलर्स में होगा। एलोकेशन जो है वेयर हाउस 1 की कैपेसिटी कितनी है 80, वेयर हाउस 2 की 65,
3 की 70 और 4 की 85, ये भी टन्स में होगा। और ये जो आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि अगर एक ट्रक जो है वो मैं कैनरी 1 से वेयर हाउस 1 पे ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो $464 जो है ये मुझे कॉस्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये किसकी कॉस्ट है, कैनरी 2 से मैं डेस्टिनेशन 2 या वेयर हाउस 2 पे अगर एक ट्रक ट्रांसपोर्ट करता है कैंड पीस को, तो ये इसकी कॉस्ट जो है $416 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने क्या करना है, कितने वेरिएबल्स हमारे हैं, 3 into 4, 3 into 4, we will have 12 variables x, I, j, I 1, 2, 3 and j equals 1, 2, 3, 4, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, द नंबर वी हैव टू डिसाइड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ith डेस्टिनेशन टू द jth डेस्टिनेशन। और CIJ कॉस्ट वो हमें दी गई है। फॉर एग्जांपल C11 क्या है हमारा 464, C12 क्या है 513, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो LP प्रॉब्लम में हमारे कितने कंस्ट्रेंट होंगे, कोरस्पॉन्ड टू ईच कैनरी, के भाई जितनी भी इसके X11, X12, X13 प्लस X14, X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X14 शुड बी इक्वल्स 75। ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट थे कि कैनरी 1 से हम 1 वेयर हाउस पे इतना जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का सम 75 होना चाहिए। एक ये कंस्ट्रेंट आ रहा है। फिर आपके पास कंस्ट्रेंट क्या आ रहा है, एक और X21 प्लस X22 प्लस X23 प्लस X24 इक्वल्स 125, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स सी कि कितने कंस्ट्रेंट बनते हैं। ये तो हर कैनरी के कोरस्पॉन्ड हमारे कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, 3 कंस्ट्रेंट आएंगे। फिर हर जो है डेस्टिनेशन या वेयर हाउस के कोरस्पॉन्ड भी हमारे पास कंस्ट्रेंट आएंगे जो कि 1, 2, 3, 4। वी आर हैविंग 4 + 3 7 कंस्ट्रेंट एंड 12 वेरिएबल्स। और इसको नोड फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था कि नोड फॉर्म में भी ग्राफिकली भी हम ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली जो है वो मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, वेयर ईच आर्क इज रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट 464, 513, 654 और इससे एसोसिएटेड X11 है। ठीक है, और X11 क्या है मेरा, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ट्रक्स और द नंबर ऑफ ट्रक्स आई ट्रांसपोर्ट फ्रॉम C1 टू W1। अब ये टेबल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मिनिमाइज हम करना चाहेंगे 464 इंटू X11 प्लस 513 प्लस X12 प्लस 654 इंटू X13 प्लस 867 प्लस इंटू X14। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमाइज। ठीक है, दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि जितनी कॉस्ट आ रही है उस सब को हमने X11 यूनिट हम इधर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इधर से X12, इधर से X13, ये जो है X14, इन सब का सम प्लस इसका भी X11, इन सब कॉस्ट जो है जो कि 12 होंगी, इन सब का सम करके हम इक्वल्स मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे प्लस होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही हैं। और आपके कंस्ट्रेंट कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corresponding to each supplies and each जो है डेस्टिनेशन डिमांड। अब ये LP प्रॉब्लम है, this is an LP problem which have all equations, और 12 वेरिएबल हैं भाई, और 7 जो है वो
आपके पास इक्वेशंस हैं। तो 12 माइनस 7 इतने वेरिएबल्स आपको ज़ीरो करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो इक्वेशंस फॉर्म में है। तो बेसिक सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे इसका, यू हैव टू थिंक ओवर इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालने के डिफरेंट वेज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन आपने इसके ऊपर सोचना है कि ये प्रॉब्लम्स जो हमने मॉडल किए हैं इनको अगर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना हो तो हाउ टू सॉल्व इट, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन हम यही टेक्निक जो है सीखेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है इट शुड बी बैलेंस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि टोटल आपकी सप्लाई जो है और टोटल डिमांड जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो इक्वल होंगी तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर सपोज डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आ रहा है तो हम ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को डिमांड और सप्लाई को इक्वल करने के लिए हम डमी सोर्सेस और डमी जो है वो डेस्टिनेशंस बना लेगा करेंगे। सपोज कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई आपका प्रोडक्शन है ही कम, तो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को हम बैलेंस किया करेंगे। पहले बैलेंस किस तरह करेंगे कि हम एक डमी सोर्स बना लेंगे अगर डिमांड ज्यादा हुई, और अगर सप्लाई ज्यादा हुई डिमांड कम हुई तो हम एक डमी डेस्टिनेशन बना लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स की या ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड, कि सप्लाईज और डिमांड्स जो हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्क्राइब किया गया है। द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द मॉडल इज बैलेंस्ड, मीनिंग दैट द टोटल डिमांड इक्वल्स द टोटल सप्लाई। If the model is unbalanced, we can always add a dummy source or a dummy destination to restore balance. The feasible solutions property. This is the feasible solution property. और ये मैथमेटिकली मैंने लिखा हुआ कि m सोर्सेज है मेरे, उन तमाम सोर्सेज की सप्लाई जो है एस आईज को मैं सम करूं तो n डिमांड्स डेस्टिनेशंस जो है उनकी तमाम जो डिमांड है, द नंबर एस आई रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट सोर्स आई, और डी आई क्या है, डी जे क्या है, द नंबर ऑफ द डिमांड of the product at destination jth डेस्टिनेशन पे, और तमाम का सम करें तो ये इक्वल होना चाहिए। वी कॉल इट द बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को बैलेंस हम करेंगे। अब इस स्लाइड पे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह बैलेंस हम करेंगे। एग्जाम्पल है कि अगर वो एग्जाम्पल जो हमने कंसिडर की थी अपने इसी लेक्चर में, इफ फॉर द एमजी मॉडल द डेट्रॉयट प्लांट कैपेसिटी इज 1300 कार्स इंस्टेड ऑफ 1500, द टोटल सप्लाई इक्वल्स 3500 कार्स इज लेस देन द टोटल डिमांड विच इज 3700 कार्स, मीनिंग दैट part of the demand at Denver and Miami will not be satisfied. So ये टेबलू पहले था हमारा, हम क्या करेंगे कि एक डमी प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मैंने, ठीक है, ये मेरा डमी प्लांट है, खुद से मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया डमी प्लांट। अब जो डिफरेंस था ना मेरा 3700 माइनस 3500, 200 कार्स का डिफरेंस था, वो जो है वो मैं यहां से डमी प्लांट से पूरा करूंगा, और इसकी कॉस्ट मैं 0 0 कर देता हूं ताकि
ये मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई रोल प्ले ही ना करें, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई इस तरह हमने पूरी कर दी, और इसने हमारे जो हमारा टोटल जो था मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी कॉस्ट हमने क्योंकि जीरो रख दी, तो वो इट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हम हमेशा इस तरह किया करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, कि आप ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स को सबसे पहले क्या किया करेंगे, देखा करेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो यू विल मेक इट बैलेंस बाय एडिंग अ डमी प्लांट और एडिंग अ डमी डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल ये टेबल जो है इसमें सप्लाई जो है वो 3700 कार्स ही है, लेकिन डिमांड जो है वो कितनी बन गई है 1900 प्लस 1400 विच इज 3300 कार्स की डिमांड है। अब 400 का डिफरेंस आ रहा है ना, सो वी हैव एडेड अ डमी डेस्टिनेशन। डमी डेस्टिनेशन हमने ऐड कर दी टू बैलेंस द मॉडल, and 400 cars will be the demand of this dummy destination, which has been supplied by Detroit from the Detroit company. The case where the supply exceeds the demand can be demonstrated by assuming that the demand at Denver is 1900 cars only. In this case, we need to add a dummy distribution center, receive the surplus supply. तो ये सरप्लस हमने ज्यादा कार्स बना ली हैं, तो डमी डेस्टिनेशन हमने बना दी, जिसने हमारी ज्यादा कार्स जो बनाई हुई थी वो उसने कंज्यूम कर ली, ठीक है। अगेन द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द डमी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आर जीरो। ये देखें सबके जीरो लिखे हुए हैं, ताकि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है हमारे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में, वो कोई रोल प्ले ही ना करे। अनलेस वी रिक्वायर अ फैक्ट्री टू शिप आउट, अनलेस कि हमने एक फैक्ट्री बिल्कुल खाली करनी हो, फिर हम जो है वो डंप करेंगे कार्स को या वट एवर। इन दिस केस वी मस्ट असाइन अ हाई यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द डिजाइन फैक्ट्री टू द डमी डेस्टिनेशन। और अगर कॉस्ट करनी भी हो तो हम बहुत ज्यादा हाई जो है, जैसे हिलियर लिबरमैन में एम जो है वो कर देते हैं। सपोज द लॉस एंजल्स और मियामी के दरमियान जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो हम एक रादर देन अ डिजिट एम नंबर, लार्ज नंबर जो है जैसे एम टेक्निक में हम करते हैं इस तरह असाइन कर देते हैं इस आर्क को। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप जो है जीरोज नहीं करना चाहते तो लार्ज नंबर कर दें, ताकि वो अल्टीमेटली जब सिंप्लेक्स एल्गोरिदम हम अप्लाई करें तो वो किक आउट हो जाए, क्योंकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। लार्ज नंबर कॉस्ट होगी तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं ना, तो वो डमी जो वेरिएबल होगा, डमी डेस्टिनेशन होगी, वो किक आउट हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं कि क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज ही हैं कि नहीं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए ऐड की है कि ये एक इन्वेंट्री की एग्जांपल है, जो कि विच कैन बी सॉल्व बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। बोरेल्स मैन्युफैक्चरर्स बैकपैक्स, बैकपैक होता है ना, बैग्स आप लेते हैं, बैकपैक्स फॉर सीरियस हाइकर्स, हाइकर्स के लिए वो बैकपैक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट अकर्स ड्यूरिंग मार्च टू जून। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एवरी ईयर। जाहिर बात है मार्च से जून में समर होता है, समर में जो है वेदर बड़ा अच्छा होता है यूरोप में और यूएसए में, तो लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं तो ज्यादा बैग्स खरीदते हैं, ठीक है। बोरेल्स एस्टिमेट्स द डिमांड, ये एक फैक्ट्री का नाम है, द डिमांड फॉर द 4 months टू बी 100, 200, 180 and 300 units respectively. The company uses part-time labor to manufacture the backpacks and accordingly its production capacity varies monthly. ठीक है, अगर आपकी डिमांड वेरीज कर रही है तो हम डेली लेबर या पार्ट टाइम लेबर जो है आप हायर करते हैं। It is estimated that the Boreals can produce
50, 180, 280 एंड 270 यूनिट्स इन मार्च थ्रू जून, यानी कि मार्च में 50 वो बैकपैक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्च अप्रैल में 180 उनकी कैपेसिटी होती है, मई में 280 और जून में 270। और यहाँ पे जो है 100 मार्च में डिमांड होती है, अप्रैल में 200 डिमांड है, मई में 180 डिमांड है और जून में 300 डिमांड है। तो आप ये देख रहे हैं कि मार्च में हमें 50 डिमांड होती है लेकिन हम प्रोड्यूस जो है डिमांड 100 होती है लेकिन प्रोड्यूस हम 50 कर सकते हैं। अप्रैल में 180 प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन डिमांड 200। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड द capacity or the supply. Because the production capacity and demand for the different months do not match, a current month's demand may be satisfied in one of three ways. अब इन 3 different ways से डिमांड जो है सेटिस्फाई की जा सकती है। करंट मंथ्स प्रोडक्शन, कि जो उस माह में प्रोड्यूस किया जाए वो सारा सेल आउट कर दिया जाए। सरप्लस प्रोडक्शन इन एन अर्लियर मंथ, यानी कि हमें पहले से ही अगर पता हो कि अप्रैल में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये है और हमें डिमांड जो है ज़्यादा हो सकती है, तो हम पहले से ही मार्च में ही जो है प्रोड्यूस कर लें, ठीक है, उसको हम सरप्लस प्रोडक्शन कहेंगे। सरप्लस प्रोडक्शन इन अ लेटर मंथ, कि हमें रिक्वायरमेंट इस माह में है लेकिन बाद में हम सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि डिमांड पूरी की जा सके बैकवर्ड चलने में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हर सिचुएशन के लिए जो है वो कुछ ना कुछ हमें कॉस्ट बढ़नी पड़ेगी। इन द फर्स्ट केस द प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैकपैक इज $40। द सेकेंड केस इनकर्स एन एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट। अगर हम सरप्लस पहले ही बना लेते हैं, 1 मंथ पहले ही बना लेते हैं, तो $0.50 जो है वो हमें पर बैग जो है सेव करने के लिए वेयर हाउस कहीं ना कहीं पे हम सेव करेंगे ना, ये हमें कॉस्ट पड़ रही है। इन द थर्ड केस एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ कॉस्ट $2। अगर हम डिमांड तो यहाँ पे हमें 250 थी लेकिन हम लेटर ऑन डिमांड पूरी कर रहे हैं तो हमें $2 पेनल्टी जो है वो ईच बैकपैक पे देनी पड़ती है। Boreas wishes to determine the optimal production schedule for the 4 months। 4 months का schedule, ये टोटल इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है कि कितना हमें हमारे पास सेव होना चाहिए स्टॉक। तो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम और प्रोडक्शन इन्वेंट्री प्रॉब्लम में जो आइडेंटिफिकेशन हमने किस तरह करनी है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट में जो सोर्सेज होते थे, सोर्स आई, वो प्रोडक्शन पीरियड में चेंज हो जाएंगे। डेस्टिनेशन जे जो है वो डिमांड पीरियड में चेंज हो जाएगी। जे सप्लाई अमाउंट एट सोर्स आई, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पीरियड आई में, ये वेरिएबल्स में कोरेस्पोंडेंस डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डिमांड एट डेस्टिनेशन जे, डिमांड फॉर पीरियड जे हो जाएगी। यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे, ये यूनिट कॉस्ट हो जाएगी विच इज इक्वल्स प्रोडक्शन प्लस इन्वेंट्री प्लस पेनल्टी इन पीरियड आई फॉर जे। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 मंथ्स के लिए हमारी डिमांड्स हैं और यही 4 मंथ्स के लिए हमारी सप्लाईज भी दी गई हैं। तो हम कॉस्ट इसको ट्रांसपोर्टेशन टेबल से कंपेयर करेंगे और ये एंट्रीज जो हैं ये फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस तरह फिल करेंगे कि मार्च में हमारा कैपेसिटी 50 बैकपैक्स जो हैं वो बनाने की है लेकिन मार्च में डिमांड जो है 100 की है। फिर आपका अप्रैल में कैपेसिटी 180 की है, डिमांड 200 की है। मई में कैपेसिटी 280 की है, डिमांड जो है 180 की है, कम है। जून में कैपेसिटी 270 की है, डिमांड ज्यादा है 300 की। तो हमने स्केड्यूल करना है, तो हमने CIJs जो है टेबल में वो आइडेंटिफाई करने हैं। CIJs जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट इन आई, अगर तो मार्च
के महीने में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ही मार्च के महीने में हम सेल आउट भी कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई जो है कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो जितनी ओरिजिनल प्रॉब्लम में दी गई थी वो ही होगी, जो कि $40 है। और $0.50 जो है ये हमें सरप्लस को कैरी करने के पड़ते हैं पर मंथ। और $2 पेनल्टी हमें पड़ती है अगर हम लेटर मंथ में करते हैं। ठीक है, तो मार्च को मार्च में प्रोडक्शन कॉस्ट जो है $40 है। अब ये मार्च की अगर अप्रैल में हम करना चाहें तो हमें सरप्लस पहले करना पड़ेगा, तो 40 प्लस 0.50 पड़ना, होल्डिंग कॉस्ट जो है वो डालनी पड़ेगी। तो मार्च में अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करें तो उसको होल्ड करना चाहें तो हमें कॉस्ट अप्रैल तक में सेल आउट कर दें तो हमें कॉस्ट एक बैकपैक की कितनी पड़ेगी, 40 प्लस 50। अब मार्च में प्रोड्यूस करें और मई में सेल आउट करें तो होल्डिंग कॉस्ट हमारी 2 मंथ्स तक होल्ड किया हमने अपने स्टॉक को, तो कॉस्ट हमारी 41 पे बन जाएगी, क्योंकि 40 प्लस 0.5 प्लस 0.5 हर मंथ ईच बैग पैक जो है उसका कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट जो है वो $0.5 है। तो टोटल ये क्या बन जाएगा, $41। और अगर मार्च में प्रोड्यूस करके हम जून में सेल आउट करते हैं तो हमें कॉस्ट एक बैग पैक की कितनी पड़ेगी, इसमें 40 प्लस कितने मंथ्स हम सरप्लस अपना रिटेन कर रहे हैं, 3 मंथ्स मार्च में प्रोड्यूस किया, लेकिन अप्रैल मई जून तक हम वेट कर रहे हैं सेल आउट करने के लिए, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इस तरह ये 41.5 इस तरह ये जो है ना एंट्रीज फिल की गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 2-1 है, इसका मतलब है कि हम जो अप्रैल में कैपेसिटी मार्च की, तो हमें हम लेटर मंथ में कर रहे हैं, तो लेटर मंथ में करने की हमारी पेनल्टी क्या है, $2, इसीलिए यहाँ पे $42 है। 2 पे $40 पड़ती है, जिस मंथ हम बनाए उसी मंथ हमारा डिमांड पूरी हम करें तो $40 हमें पड़ती है। 2-3 में 40 प्लस 50 सेंट्स, इसका क्या मतलब है कि सेकेंड मंथ में जो कि अप्रैल का मंथ है उसमें जो हम बैग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम थर्ड मंथ में सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड को पूरी कर रहे हैं, तो हमें 40.50 एक मंथ हमें होल्ड करना पड़ेगा, सरप्लस कैरी करना पड़ेगा पर मंथ, तो वो हमें 1 मंथ का ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मंथ का ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3-1 जो है ये 2 मंथ्स हमें पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि वी आर इन द मंथ ऑफ मई बट दिस इज द डिमांड इन द मार्च, तो 2 मंथ्स पेनल्टी जो है उसकी कॉस्ट जो है 2 + 2 40 + 2 + 2 44। इस तरह ये टेबल जो है ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया गया। तो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द CIJs जब हम कर लेंगे तो कितना हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए वो हम जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का जो तरीका पढ़ेंगे उससे हम निकाल सकते हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स कभी कभी मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देता हूँ। आज भी मैंने कोई 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए जो है ना पिक किए हुए हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन वेदर अ डमी सोर्स और अ डमी डेस्टिनेशन मस्ट बी एडेड टू बैलेंस द मॉडल। तो आप किस तरह करेंगे, सप्लाई कंप्लीट सम अप करें, डिमांड कंप्लीट सम अप करें, दोनों का डिफरेंस लें। अगर डिफरेंस है, अगर आप सप्लाई नेगेटिव डिमांड कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। अगर आप सप्लाई नेगेटिव डिमांड आपका नेगेटिव नंबर आता है, इसका मतलब है आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या जो है डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करना है या डमी डेस्टिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है, एंड यू विल डू इट इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़रा टेक्निकल है और इसको मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सॉल्व करें। द डिमांड फॉर अ perishable item over the next 4 months is 400, 300, 420 and 300 tons respectively.
The supply capacities for the same months are 500, 600, 200 and 300 tons. The purchase price per ton varies from month to month. ये जो लास्ट एग्जांपल मैंने की है उसी तरह की लग रही है. From month to month and is estimated at $100, $140, $120 and $150 respectively. Because the item is perishable, लोग बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं. A current month supply must be consumed within 3 months. स्टार्टिंग विद करंट मंथ. ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है. द स्टोरेज कॉस्ट पर टन पर मंथ इज $3. ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट बता दी है. जैसे लास्ट एग्जांपल में थी 0.5 जो थी वो सरप्लस को स्टोर करने की कॉस्ट थी. द नेचर ऑफ द आइटम डज नॉट अलाउ बैक ऑर्डरिंग. बैक ऑर्डरिंग जो है वो अलाउ नहीं की जा सकती. जो मैंने एग्जांपल लेक्चर में डिस्कस किया उसमें बैक ऑर्डरिंग थी कि आप लेटर मंथ में जो है वो जो है आप प्रोड्यूस करके डिमांड पूरी कर सकते हैं, लेकिन $2 आपको पेनल्टी पड़ती है. इसमें बैक ऑर्डरिंग, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बैक ऑर्डरिंग नहीं है. सॉल्व द प्रॉब्लम एज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एंड डिटरमिन द ऑप्टिमम डिलीवरी स्केड्यूल फॉर द टाइम ओवर द नेक्स्ट 4 months. ऑप्टिमम डिलीवरी, दिस इज प्रोडक्शन इन्वेंट्री प्रॉब्लम विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं दोनों इजीली सॉल्व कर सकेंगे. Or till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.